નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જ્યોતિષશાસ્ત્ર સંબંધિત આજના કાર્યક્રમમાં આપ સૌ દર્શકોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, એવું કહેવાયું છે, રામ જરૂખે બેઠ કે સબકા મજરા લેત, જૈસી જિનકી ચાકરી વૈસા ઉनको દેત. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ દુનિયામાં 7 અબજથી પણ વધારે વ્યક્તિઓ છે, પણ સૌના નસીબ જુદા છે, સૌની પરિસ્થિતિ જુદી છે, સૌના સુખ દુઃખ જુદા છે. જ્યાં સુધી સુખ હોય ત્યાં સુધી તો બહુ સારી વાત છે, પણ જો ક્યારેક દુઃખ આવે ને તો એમ થાય કે આમાંથી જલ્દીમાં જલ્દી બહાર નીકળી જઈએ. અને એ વખતે દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક ઉપાય શોધે છે. આ ઉપાયોમાંનો જ એક ઉપાય છે જ્યોતિષશાસ્ત્ર. દર્શક મિત્રો, આજે જ્યોતિષશાસ્ત્ર સંબંધિત કેટલીક જાણકારી આપવા માટે આપણી સાથે અમારા સ્ટુડિયોમાં હાજર છે જ્યોતિષ આચાર્ય વંદના તિवारीजी. કાર્યક્રમમાં તેમનું સ્વાગત કરીશું અને ત્યારબાદ સવાलों श्रृंखला शुरू કરીશું. नमस्कार वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में. दर्शक मित्रों, तो स्वागत करियो અને હવે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. मेरा आपसे सबसे पहले पूछने का मन ये होता है कि ज़्यादातर ज्योतिष आचार्य मेल होते हैं. हाँ, आप फीमेल हैं, हाँ, आप ज्योतिष आचार्य हैं. हाँ, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप ज्योतिष सीखेंगे? यहाँ भी मैम एक बात मैं कहना चाहूँगी रूपा जी कि मैं सबसे पहले तो मैं सही में एक हाउसवाइफ हूँ जी. हाउसवाइफ की एक इसकी थोड़ी शुरुआत मैं 15 साल पहले छोटी सी यात्रा करवाऊँगी जी. कि 15 साल पहले मैं 15 साल पहले मैं हाउसवाइफ की तरह मैं सोचने लगी घर को वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में. मुझे एक अट्रैक्शन था जी. कि है क्या, ये जानने की मुझे इच्छा रहती थी. और थोड़ी मेरी एक इच्छा ये भी रहती है कि सच, ये हमारी आदत है कि सच कितना सच है जी जी. जो टटोलने का मन होता है. हाँ जी, हाँ जी, कि वो कितना सच है, उसकी सच्चाई कहाँ तक है, इसको देखने के लिए तो मैं 14-15 साल पहले की बात है कि मैं एज ए हाउस वाइफ मैं अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करना चाहती थी. तो मैं वास्तु की किताब बाज़ार से, साधारण किताब जो भी बाज़ार में बिकती है, अच्छी किताब थी, उसे मैं लेकर आई, उसे पढ़ी. उसमें पढ़ने पे कुछ बातों से मैं संबंधित हो पा रही थी, कुछ बातों से संबंधित नहीं हो पा रही थी. हाँ जी. तो मैं सोची कि ये बात कहाँ तक सच है. जी, उसको देखने के लिए उसमें रेफरेंस दिया हुआ था कि आप इस ग्रंथ में देखें. वास्तु के पुराने ग्रंथ होते हैं जी जी. तो उनमें आप उस ग्रंथ में देखें. मैं उस ग्रंथ को देखी, ग्रंथ में कहा कि पुराण देखिए. मैं पुराण भी देखी. जी, वास्तु संबंधित पूरी पुराण की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन वास्तु संबंधित मैं पुराण की जानकारी ली. मत्स्य पुराण मेंशन किया गया था, मत्स्य पुराण देखी. मत्स्य पुराण में लिखा हुआ कि आप वेदों को देखें. मैं वेद तक गई. वेद में अथर्ववेद खासकर, जिस पे स्थापत्य कला बाद में निकली और उसके बाद वास्तु उसका आधार बना, वास्तु का वो आधार बना. मैं वहाँ तक गई, कंटेंट भी हमारे पास जमा हो गए थे. अब मेरे पास ये तय कर ली मैं कि कहाँ तक वास्तु सच है, कहाँ तक वास्तु में व्यावसायिकता है जी. क्योंकि हर चीज़ अपने यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, बातें हमेशा ये हमारी पुरानी अमिट धरोहर है, लेकिन थोड़ी व्यावसायिकता के कारण ये थोड़ी सी धूमिल कभी कभी पड़ जाती है. बाज़ार में तरह तरह के लोग रहते हैं तो थोड़ी धूमिल पड़ जाती है. मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी धूमिल पड़ जाती है. हमारे पास कंटेंट हो गए तो मैं एक बताना चाहूँगी कि मैंने बुक लिखी है, किताब लिखी है, वास्तु ज्ञान एक परिचय, उसको लिखा. फिर वास्तु को देखते देखते मुझे लगा कि मेरी जानकारी वास्तु में तो हो गई है, लेकिन एक पार्ट उसका ज्योतिष से रिलेटेड था. वो कहीं ना कहीं मुझे वो लग रहा था कि अब इस पार्ट को भी मुझे टच कर लेना चाहिए. तो और इंटरेस्ट तो था, वास्तु कंप्लीट हो चुका था, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अब मेरा आना बाकी था. मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ आई. फॉर्चुनेटली मैं भारतीय विद्या भवन की ये स्टूडेंट हूँ. भारतीय विद्या भवन इंटरनेशनली 2 स्कूल माने जाते हैं, एक शांति निकेतन, एक भारतीय विद्या भवन. मैं वहाँ से अपना आचार्य कोर्स की और फिर उसके बाद आपके सामने आचार्य बन के बैठी हुई हूँ. जी जी जी. आपने 15 साल पहले की ये बात बताई. हाँ मतलब जी, आप तब मैरिड थी? मैरिड थी. तो बच्चे, फिर भी हाँ. बच्चे छोटे छोटे थे. वो घर को सजाते सजाते खुद को भी थोड़ी बहुत सजा ली. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है. आपकी बात से कई हमारी लेडीज को, मतलब हाँ जो जी, दर्शक हाँ हैं उनको भी इंस्पिरेशन हाँ, मिलेगी हाँ कि जी, हम हाँ कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल जी. और अब हम हमारे विषय पे बात करते हाँ हैं. तो जी, हाँ ज्योतिष शास्त्र क्या है वंदना जी? ज्योतिष शास्त्र मैं कहूँ रूपा जी कि
ज्योतिष शास्त्र जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का ही जन्म नहीं, किसी भी पिंड के बारे में है, मैं समझाने के लिए एक बच्चे का एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय आकाशीय नक्शा कैसा होता है, उस समय उस आकाशीय नक्शा में ज्योतिष शास्त्र ये मानता है, हमारे ऋषि मुनि क्या ये धरोहर है जो मानते थे ऋषि मुनि कि जो आकाशीय नक्शे में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बच्चे पर एक कोणीय दूरी बनाते हैं, वे प्रभावित करते हैं जी। तो ये ग्रह जो हैं वो कितनी दूरी पर हैं, ये ग्रह आपस में कैसे संबंधित हैं, दूसरे ग्रहों से कैसे संबंधित है, ये किन राशियों में है, किन नक्षत्रों में है, ये सारी ग्रह की अपनी स्थिति कैसी है और वो ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार इस बच्चे पे, इस पिंड पे किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, इसकी गणना ज्योतिष शास्त्र है। बराबर। हाँ। तो इसके अलावा क्या बेसिक बातें हैं जो जिसके हिसाब से व्यक्ति की कुंडली बनती है? हाँ, कुंडली बनाने के लिए हमारे पास, जब मैंने जैसे कहा कि एक आकाशीय नक्शा तैयार हो जाता है, तो आकाशीय ज्योतिष शास्त्र का मेन बेस जो है, आकाशीय नक्शा को पूरे 12 भाग में बांट दिया जाता है। उसे 12 भाग में बांटने के बाद उसे, जिन्हें हम राशियां कहते हैं, 360 डिग्री का बनता है, 12 राशियों में बांट दिया जाता है, उन्हें राशि कहते हैं। राशि में, उन राशियों में ग्रह कहाँ हैं, तो राशि के आगे ग्रह कहाँ हैं, उन राशियों में और ग्रहों में क्या संबंध है जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं, उसका विश्लेषण शुरू में किया गया। उसके बाद थोड़ी सी ज्योतिष शास्त्र आगे बढ़ा और उसके बाद हुआ कि ये थोड़ा सा व्यापक रूप था, स्थूल रूप था, तो उसे किया गया कि अब इसे थोड़ा सा और सूक्ष्म देने के लिए नक्षत्रों को दिया गया। अब 12 राशियों को नक्षत्रों में बांट दिया गया। 12 राशियों को, एक एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 9 ग्रह हो गए, 12 राशियां हो गई, 27 नक्षत्र हो गए। इन सारे का समन्वित रूप पे एक आप उसका मिक्सचर तैयार करके आप देखते हो कि ये बच्चे पे किस तरह का असर करेगा। उसके अनुसार हम लोग उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं कि बच्चा भविष्य में कैसा रहेगा, उसका कब वह अपनी अच्छी दशा में, कब उसके पास अच्छी दशा आएगी, कब उसे संभलने की ज़रूरत है, कब उसे कैरियर वाइज वो क्या चुनाव करे कि उसका वो अपने एम को नहीं, वो टारगेट को पा सके। जी। इस चीज़ को प्रायः ये कहा जाता है ना, जॉब जो सेटिस्फाइड करे वो जॉब सबसे अच्छी होती है। तो वो सेटिस्फैक्शन वाली जॉब उसे कहाँ मिल सकती है। मैं थोड़ी सी बताऊं कि हमारा बेटा IIT में पढ़ता है, तो उसमें उसने IIT के बच्चे हैं, IIT के बच्चे को आप ये तो समझ में आ गया कि IIT के बच्चे पढ़ने में ज़रूर अच्छे होंगे, तभी उन्होंने IIT किया है। IIT के बच्चों का ही मैं खुद जाती हूँ, कितने बच्चे मिलते हैं कि नहीं मुझे नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना था, मैं तो इसमें इंटरेस्ट था, मेरा तो उसमें इंटरेस्ट था, तो उसमें, और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते, चूँकि वो पढ़ने में खुद अच्छे हैं तो रिजल्ट तो अच्छे करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका वो एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ढकेलता है, जिसके कारण उसके रिजल्ट पे थोड़ी बहुत तो असर पड़ता है। तो इस बात को मुझे लगता है कि अगर वो बच्चा कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से मिलता, तो ये को होता है कि उसकी कुंडली में क्या है, वो क्या जानना चाहता है, तो उसकी एप्टीट्यूड और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कुंडली दोनों बता रही हैं, अगर एक ही तरफ दिशा निर्धारित कर रही हैं, अगर बच्चा उस दिशा में जाता तो तय हो जाता है कि टारगेट वो मास्टर हो जाएगा। वो मास्टर बनता उस चीज़ के लिए, और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं ज़्यादा होता उससे। तो इस तरह से मैं यही कहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र इतना उपयोगी होता है, हर क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। और आजकल गार्जियन को भी देखो, गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एप्टीट्यूड, जिसका एप्टीट्यूड है, आजकल नई एजुकेशन में सभी गार्जियन इस बात के लिए जागरूक हो चुके हैं कि हमारा बच्चा जिस चीज़ में एप्टीट्यूड, उसका जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड जिस चीज़ में है, वो जो करना चाहता है वो करने दे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हमारी ज्योतिष शास्त्र बहुत पहले ही कह चुकी हैं कि आप क्या बच्चा इस तरीके से इस तरफ जाएगा, आप इस तरफ उसे ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है।
जीने के लिए हर कोई जी लेता है, लेकिन आप बेस्ट कैसे जी सकते हो, जो क्वालिटी लाइफ जो कहलाता है वो कैसे ले सकते हो, इसमें ज्योतिष शास्त्र आपका मदद कर सकता है। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। दर्शक મિત્રો, આચાર્ય વંદનાજીએ જે પ્રમાણે કહ્યું કે ગ્રહો એ આપણા જીવન ઉપર આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારથી જ અસર કરવાના શરૂ થઈ જાય છે, એટલે સામાન્ય રીતે આપણને એવો મનમાં સવાલ ઉદ્ભવે કે ગ્રહો તો આપણાથી જુજુનું દૂર છે, એ કઈ રીતે આપણા જીવન પર અસર કરે, એ જ વાતને હવે તેમની પાસેથી આપણે જાણીશું। वंदना जी, आपने बताया कि ग्रह हमारे सबके जीवन पे असर करता है, वो तो हमसे इतने ही दूर है, तो फिर हम पे कैसे असर करते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन पर? मैम एक बात बताऊं तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ, प्रकृति में हमें जितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है प्रकृति ने दे रखा है। ये हमारी कैपेबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को ग्रहण कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सूर्य की रश्मियों को ले लीजिए, विबग्योर है जी, विबग्योर बैनी आपिनाला जिसे हिंदी में कहा जाए, इसमें कितनी रश्मियाँ कितने वेवलेंथ से आ रही हैं आपके पास, डिफरेंट वेवलेंथ से आ रही हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है प्रकृति ने तय कर रखा है कि आपको बैगनी रेज की कितनी ज़रूरत है, आपको रेड की कितनी ज़रूरत है, आपको ऑरेंज की कितनी ज़रूरत है, उसने प्रकृति ने तय कर रखा है। उसी अनुसार आपके पास सूर्य की रश्मियाँ आती हैं, तो प्रकृति में कोई कमी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन क्या था हमारा? ये क्वेश्चन था कि जो ग्रह है वो हम पे किस तरह से असर करते हैं, तो ये चीज़ें तय कर रही थी। तो बिल्कुल ये बात है, सूर्य का तो हमने प्रभाव देख लिया, सामने से सूर्य का प्रभाव बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है। चंद्र का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप ज्वारभाटा में देख सकते हो। मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें, पूर्णिमा के दिन मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, ये सारी बातें आयुर्वेद में मेडिसिन खासकर तैयार किए जाते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप में देखें। शनि हमसे बहुत दूर है। लोग, आप क्वेश्चन जो पूछ रही हैं कि शनि इतने दूर है, मंगल इतना दूर है, बुध इतना दूर है, तो आपके ऊपर कैसे असर करता है? उनकी जितनी मात्रा हमारे ऊपर असर करने के लिए तैयार हैं, जितनी मात्रा का असर शनि की कितनी मात्रा हमें असर करेंगी, उतनी मात्रा पे शनि अपनी दूरी स्थित में है। हाँ, ये बात है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, लेकिन परोक्ष रूप में देख सकते हैं। ये हमारे ब्रह्मर्षि देख चुके हैं कि शनि का असर, उतने दूर बैठे शनि का असर हमारे ऊपर पड़ता है और सूर्य का भी असर पड़ता है। तो सारे पिंड एक दूसरे से, सभी हम और आप एक दूसरे के से एक रेज की तरफ बंधे हुए हैं। कुछ रेज हमारी तरफ से निकल रही, कुछ रेज आपकी तरफ से निकल रही हैं, दिख नहीं रही है। उसी तरह से हर पिंड अपना अपना रेज दे रहा है। ये विज्ञान मान चुका है इस चीज़ को, जो सब लोग विज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि ये विज्ञान से थोड़ा हटकर है, वो वाली बात है, लेकिन सभी रेज एक दूसरे पर निकलते, कुछ दिख जाते हैं, कुछ नहीं। पंचेंद्रियों से हम देख चुके हैं, देख सकते हैं, जिनको उनको तो मान लेते हैं, जिनको नहीं देख सकते उनको नहीं मानते हैं, लेकिन वो असर करती हैं। ये ज्योतिष शास्त्र मानता है। ये ज्योतिष शास्त्र बनाने वाले हमारे ब्रह्मर्षि ऋषि मुनि जो हैं वो मानते थे। जी जी। तो जब आपके पास कोई भी कुंडली आती है, हाँ, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले कुंडली में देखी जाती है कि कुंडली का सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे पहले तो कुंडली बनती है कि आप किस टाइम में जन्म हुआ आपका, किस समय किस जगह पे आपका जन्म हुआ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने के लिए उसे देखा जाता है कि आप किस स्थान पर जन्म हुआ है आपका, किस समय में जन्म हुआ और किस डेट पे आपका जन्म हुआ। इन 3 चीज़ों से कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाने में सबसे पहले देखा जाता है कि प्रथम भाव क्या है, ठीक है। प्रथम भाव जिसे लग्न भाव कहा जाता है। लग्न भाव में लग्न भाव आपका पूरी रूपरेखा एक स्थूल रूप दे देता है कि आप किस तरीके के होंगे, आपका कद काठी कैसी होगी, आपका स्वरूप कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सारी बता देती है, लेकिन स्थूल रूप से। और केवल लग्न ही बताता नहीं, लग्न में जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, लग्न को जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, उसमें ग्रह कैसे बैठे हैं, उनको देखने वाले ग्रह कौन कौन से, ये सारी बातें आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को तय कर देता है। उसके बाद सेकंड भाव हम लोग धन भाव देखते हैं। सेकंड भाव धन भाव कहलाता है, मारक भाव भी है वो। धन भाव को देखने के लिए केवल धन भाव उसी से नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीज़ें उसमें धन योग है कि नहीं है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। लेकिन एक जनरल बात की जाए समय के अभाव के कारण, तो सेकंड भाव धनेश कहलाता है, धन भाव देखा जाता है। थर्ड भाव सहज भाव कहलाता है, जहाँ साहस और पराक्रम
छोटे भाई बहनों को देखा जाता है कि उनके जातक का जो बच्चा है उसका संबंध कैसा रहेगा छोटे भाई बहनों से। चतुर्थ भाव जो है, चौथा भाव जो है, उससे माता का स्थान माना जाता है, वो माता के सुख देखा जाता है, सुख स्थान माना जाता है उसे। पंचम भाव संतान, विद्या बुद्धि संतान का माना जाता है, उससे हम जातक की विद्या कैसी होगी, जातक का संतान का कैसा जीवन होगा, ये सारी चीज़ें उसका वो अपना उसके विचार कैसे होंगे वो देखे जाते हैं। छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है, प्रतियोगिता का भी होता है वो, कि बच्चा कंपटीशन में कितना आगे आ सकता है, कितना उस पर कोई रोग कितना प्रभावित कर सकता है। सातवां भाव स्पाउस का होता है, जीवन साथी का होता है, व्यापार का भी होता है। आठवां भाव आयु का होता है कि जातक की आयु क्या होगी, जातक मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए उस बच्चे की, जातक का मतलब बच्चे की क्या आयु होगी, बच्चे की आयु क्या होगी। उसके बाद नवम भाव होता है भाग्येश होता है कि जातक के भाग्य में क्या है, भाग्य जहाँ ज्योतिष में हमारे कर्म, भाग्य कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य हैं। हाँ। पुराने संचित कर्म का फल हम जो भोग रहे हैं वो हमारा भाग्य है। हाँ, तो भाग्य है और भाग्येश है। अब 10वें भाव पर आता है, 10वां कर्म भाव है हमारा कि हम कर्म कैसे करेंगे, जीविका आजीविका के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा तय करता है। 10वां भाव तय करता है। एकादश भाव आय भाव को तय करता है कि हमारी आय क्या होगी। हालांकि बड़े भाई बहन को भी देखा जाता है, वहाँ से गुरु को देखा जाता है, वहाँ से मित्र को देखा जाता है। और 12th भाव जो है वो 12th भाव जो है व्यय को देखता है, व्यय आपके खर्चे किस तरह से होंगे, और वो मोक्ष स्थान भी माना जाता है। तो मतलब 12 भावों को आप देखते हैं। और इसके अलावा कुंडली में क्या क्या देखते हैं? कुंडली में बस ये देखा जाता है कि ये किन राशियों से ये निर्धारित होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि मैं स्वयं मिथुन राशि की हूँ, मिथुन लग्न की हूँ, राशि के तो हमारी कन्या है, मिथुन लग्न की हूँ। तो मैं अब मिथुन राशि में शुरू में ये सबसे पहले ये है कि कुछ तो नैसर्गिक रूप में ग्रहों को तय कर दिया गया है कि आप इसको देखोगे। जैसे सूर्य को प्रथम भाव दे दिया गया है, गुरु को द्वितीय भाव दे दिया गया है। तो ये सारे ग्रहों को आपस एक नैसर्गिक रूप में देखा गया है कि ये आप इन भावों को देखोगे, ठीक है। उसके बाद कुंडली में देखी जाती है कि कुंडली में आप किन किन भावों को देखोगे, ठीक है। कुंडली के ग्रह किन किन भावों को देख रहे हैं, एक तो नैसर्गिक और दूसरी कुंडली में कौन कौन से भाव किसको देख रहे हैं, कुंडली के कौन से हैं, ये दोनों ग्रहों का आपस में समन्वय कैसा है, वो ग्रह नक्षत्र हैं, उनको देखकर वो किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो किस जगह पर हैं, वो कहीं पीड़ित तो नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है, इनको देखते हुए। और उस कुंडली को देखने के बाद एक तो कुंडली होगी, उसको हम लोग जिसे D1 भी कहते हैं, लग्न कुंडली होती है वो। उसके बाद हम लोग उसके चंद्र कुंडली देखते हैं। चंद्र कुंडली में खासकर स्वभाव, शादी वगैरह के लिए चंद्र कुंडली, हालांकि नवांश देखी जाती है, लेकिन चंद्र कुंडली देखा जाता है उसमें। फिर उसके बाद नवांश कुंडली देखी जाती है। उनमें वर्गों में जो D1 में दिखाई दे रहा है, जो लग्न कुंडली में जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई वो आगे जाकर उतनी ही अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, या पहले भाव में जो बुरी स्थिति में है उनकी स्थिति अगर उधर सुधर जाती है तो हम ये मानते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात उनकी स्थिति सुधरने वाली है और उसके बाद वो अपनी स्थिति को में तरक्की करेंगे। बराबर है। हाँ जी। तो कुंडली में जो ग्रह होते हैं, जो जिस भाव में पड़े होते हैं वहाँ पे वो ऐसे ही असर देते हैं। हाँ, वैसे ही असर देंगे। अगर कुंडली में पड़े होंगे तो ये देखी जाती है कि कुंडली में प्रथम बहुत पहले आप D1 देखिए, लग्न कुंडली देखिए, जिसमें अगर वो दिख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, कभी कभी दिखती है कुंडली में दिख रहा है कि बच्चे का तो अच्छा समय जाना चाहिए, बहुत अच्छा समय नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम लोग नवांश देखते हैं, D9 देखते हैं, ठीक है। नवांश में उसे हर ग्रह की डिग्रियों को 3 भागों में हर ग्रहों की डिग्रियों को बांटा गया है, डिग्रियों में बांटा गया है। जैसे 10 अगर 10 डिग्री का है तो उस नवांश में वो कहाँ जाएगा, नवांश में क्या जाएगा, माइन्यूट सूक्ष्म विश्लेषण उसका होता है। तो उस तरीके से देखा जाता है कि अगर वो वहाँ पर वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहा जाता है कि थोड़ी सी इन्हें दिक्कत आ सकती है। ये
अभी दिक्कत के समय है, थोड़ी ये प्रयास करेंगे, आगे जाकर इनका ठीक हो सकता है, परिस्थिति सुधर सकती है। जी बिल्कुल। हाँ जी। और आचार्य जी, अब जान लेते हैं हर ग्रह के बारे में। हाँ जी। किस ग्रह का कितना महत्व है, हाँ जी। कौन सा ग्रह कौन से स्वभाव वाला है, और हाँ, वो हाँ, क्या क्या असर हाँ। करता है? मैं सबसे पहले सूर्य से शुरू करूं। जी। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का बना हुआ है। जी। तत्व हर ग्रह का अपना अपना तत्व निर्धारित है। जी। सूर्य अग्नि तत्व का है। सूर्य से जो जातक जो है, जो बच्चा, जो पिंड जो प्रभावित होते हैं, उनमें सूर्य के गुण आते हैं। थोड़े से वो एग्रेसिव स्वभाव के होंगे, उनमें थोड़े से वो साहसिक थोड़े से होंगे, वो उनमें वो अगुवाई करने की क्षमता होती है, लीडरशिप वाली थोड़ी क्षमता होती है उनमें। चंद्र जो होते हैं वो जल तत्व के हैं, वो सौम्य नेचर के होते हैं, थोड़े से वो दयालु होंगे, सॉफ्ट नेचर के होंगे। हाँ, बुद्ध जो होते हैं वो तार्किक होते हैं। बुद्ध का जो नेचर होता है वो तार्किक होता है। वो ऐसी किसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। हाँ। वो थोड़े से तार्किक होंगे कि ऐसा क्यों। हाँ। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी थोड़ी आदत है, तो मैं बताऊं कि मैं खुद ही मिथुन लग्न की हूँ और कन्या राशि की हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं बुद्ध की वो थोड़ी सी आदत है कि ऐसा क्यों है, कहाँ तक सच है, जिज्ञासा वृत्ति अंदर से ही आती है, सहज है। तो ये थोड़ी सी मेरी शायद बुद्ध की है, इसलिए मैं थोड़ी सी उस तरीके की बन गई हूँ। तो मैं साथ में अपनी एग्जाम्पल भी देती। तो बुद्ध के बाद गुरु की आती है। गुरु भी जो है वह विवेक से काम लेता है। ठीक है। और गुरु के बाद शुक्र में वो विलासिता, शुक्र जो है वो विलासिता, अगर शुक्र जातक पे शुक्र का प्रभाव है तो विलासिता की तरफ वो ज़्यादा जाता है। उसमें थोड़ी चंचलता होती है, सौम्य भी होता है, वो वाली बात है। पढ़ाई लिखाई, वो शुक्र देवताओं राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, इस विवेकशील होते हैं वो, लेकिन उनमें भौतिकता की तरफ भागने की ज़्यादा प्रवृत्ति गुरु के वनिस्पत होती है। शनि जो होते हैं वो एक अथक परिश्रम में लगे रहते हैं, परिश्रम के अनुसार वो काम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और वो सफलता पाते हैं। न्यायप्रिय होते हैं शनि। अपने वो किसी भी तरीके की जो क्या कहलाएगा, जो भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो शनि इस तरीके के होते हैं। और राहु केतु यहाँ पे छाया ग्रह है। हाँ। तो इसलिए राहु केतु के बारे में, राहु केतु भी असर करते हैं, लेकिन राहु केतु प्रत्यक्ष रूप में असर न करके परोक्ष रूप में असर करते हैं। राहु कहाँ बैठा हुआ है ये देखा जाता है। अगर राहु अगर शुक्र की राशि में बैठा है तो वो शुक्र की तरीके से काम करेगा। अगर राहु केतु भी उसी तरीके से, केतु अगर गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु के तरीके से काम करता है। वैसे मेनली राहु को शनि की तरह माना जाता है और केतु को मंगल की तरह माना जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो सारे ग्रहों के बारे में तो आपने बता दिया आचार्य जी। अब जानते हैं सारी राशियों के बारे में। राशियाँ 12 हैं। ये पहली मेष राशि है, उसमें भी वही ये मंगल से निर्धारित होते हैं। ये इसका जो स्वामी है वो मंगल है और इसमें यह भी अग्नि तत्व माना जाएगा। राशि में ये राशि जो है, मैं पहले ये बता दूं कि अकेला कोई कुछ नहीं होता है। अगर मैं ये दर्शक को मैं बता दूं कि अगर वो अपनी राशि देख लिया कि उनकी तो मेष राशि है, लेकिन वो सौम्य थोड़े से नेचर के हैं, वो एग्रेसिव नहीं है, तो उनमें कहीं ना कहीं सौम्य में उनमें थोड़ी तो एग्रेसिव रहेंगी, लेकिन उनमें चंद्र है, गुरु है, अगर उन्हें तो वो सब असर करेंगे। तो हमें एक ब्लेंडिंग रूप में, एक समन्वित रूप में देखना पड़ता है। मैं यहाँ एक व्यापक रूप में, स्थूल रूप में बता रही हूँ। ठीक है। तो मेष राशि जो है अग्नि तत्व का है, और ये जो है शीर्षोदय राशि कहलाता है। तो इसलिए आप वो अग्नि तत्व का है तो इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें भी होगा, मंगल के भाव आएंगे। दूसरा वृष राशि है, इसमें शुक्र के भाव आएंगे, शुक्र के कारकत्व तो इसमें मिलेंगे इसमें। तीसरा जो है वो मिथुन राशि है, जिसमें बुध के कारकत्व तो मिलेंगे, जैसे वो तार्किक वगैरह वो होंगे, थोड़े से उनमें लेखन शैली ज़्यादा होंगी मिथुन राशि में। उसके बाद कर्क राशि आता है। कर्क राशि में चंद्र की बात है, ये जल तत्व है, इनमें ये सौम्य रहेंगे, ये जल्दी किसी भी बातों में ये बहुत ज़्यादा ये दयालु भाव के थोड़े होते हैं, बहुत बातें मन में लगा के नहीं रखते, बह जाते हैं थोड़े से। तो ये कर्क राशि हो गया। सिंह राशि सूर्य का है,
इसमें सूर्य का सरकारी नौकरी, एक अच्छी नौकरी, अगुवाई करने वाली जो नौकरी होती है उसमें सिंह राशि का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर उसके बाद कन्या राशि आता है। कन्या राशि में बुध, फिर से बुध का कारकत्व आता है, बुध उसके स्वामी होते हैं, तो कन्या राशि वाले बुध की तरह से बिहेव करेंगे। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात आती है। तुला राशि शुक्र का है, शुक्र ये तुला राशि शुक्र की तरह बिहेव करेंगे। और अब शुक्र में अब ये देखना पड़ेगा कि तुला राशि में शुक्र का तो है, शुक्र किस स्थिति में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। नीच तो नहीं बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है तो उस तरीके से प्रभाव देगा, नीच का बैठा हुआ है तो थोड़ी सी उस तरीके से प्रभाव देगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित होगा, ये भी मंगल से प्रभावित होगा। और वह वृश्चिक के बाद आता है धनु राशि आती है। धनु राशि गुरु की राशि मानी जाती है। ये विवेक वाली बात फिर से आएगी, ये थोड़ी सी विवेक वाली बात करेंगे। और उसके बाद विवेक के बाद मकर राशि शनि की राशि आती है, अथक परिश्रम वाली राशि है। कुंभ राशि है, ये भी शनि की राशि है। उसके बाद आती है लास्ट में मीन राशि, जो जल तत्व है, गुरु की राशि है। ये राशि जैसे जैसे इनकी राशि क्या है, किसी भी बच्चे की राशि क्या है, और राशि भी दो तरीके, एक लग्न राशि होती है, एक चंद्र राशि। तो प्रायः लोग चंद्र राशि को ज़्यादा ये करते हैं। हम लोग देखते समय लग्न को भी देखते हैं, लग्न राशि को भी देखते हैं और चंद्र राशि को भी देखते हैं जी। तो चंद्र राशि मेनली स्वभाव को तय करता है। तो इस तरीके से 12 राशियाँ हो गई। आचार्य जी, कई बार हम सुनते हैं कि किसी को भी अगर ढैया आने वाली हो या आ गई हो, या फिर 7.5 जिसे बोलते हैं, ढैया यानी कि जो 2.5 साल की पनौती आती है वो, और साथ में 7.5 जब भी आती है तो व्यक्ति बहुत पहले से वरीड हो जाता है कि अरे मेरे जीवन में ये ऐसा वक्त आने वाला है। एक्चुअली ये ढैया या ये 7.5 है क्या, और इससे हम सब क्यों डरे रहते हैं? हाँ जी, हाँ, ये थोड़ी सी बात है कि शनि की ये सब बातें हैं। ढैया शनि के का है और 7.5 शनि का है। 7.5 मेन ज़्यादा आदमी उससे डरा रहता है कि 7.5 आने वाली है, 7.5 आने वाली है। बिल्कुल गलत है ये। 7.5 केवल थोड़ी सी मेष राशि, सिंह राशि और 9वीं राशि धनु राशि, इन पे तीनों पे थोड़ी सी असर ये ज़्यादा करते हैं। क्योंकि शनि अगर इसमें कुंडली में, पहले मैं बताती हूँ कि कुंडली में अगर कोई भी ग्रह त्रिकोण का अगर स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण कौन से होते हैं? प्रथम भाव, जो दोनों होते हैं, प्रथम भाव भी होते हैं, वो लग्न भी होते हैं, केंद्र भाव भी होते हैं, त्रिकोण भी होते हैं, पंचम और नवम, ये शुद्ध ग्रह हैं, ये हमारे लिए शुभ हैं, ये कभी खराब नहीं करते हैं। इनके ये हमारे जीवन में एक वृद्धि कारक ग्रह माने जाएंगे। तो अगर ये शनि, ये इनमें और मेष को छोड़कर, मेष, सिंह और धनु को छोड़कर बाकी सारे ग्रहों में ये किसी न किसी तरीके से ये केंद्र स्थान को ऑक्युपाई करते हैं। शनि का 2 घर होते हैं, एक 10 नंबर का, एक 11 नंबर का, जो उनका है। तो केंद्र का, अगर शनि केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी है तो असर कम करता है, 7.5 का असर कम करता है। हमें देखना पड़ता है शनि बैठा कहाँ है, शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो 7.5 उसका भलाई करेगी, उसको बिगाड़ेगी नहीं। शनि अगर योग कारक ग्रह है तो उसका अच्छा करेगी, बुरा नहीं करेगी। तो इसलिए शनि से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मेष राशि वाले के लिए मैं डरा नहीं रही हूँ, उन्हें उनकी अगर स्थिति, शनि की स्थिति अगर कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, उनके लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो शनि उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। 7.5 आपको परिश्रम कराती है जी। दुख जो कहलाता है कि दुख, हाय दुख लोग कहते हैं, दुख आपको सिखाता है। और कहीं ना कहीं ये आपको शनि सिखा रहा है कि आपको प्रयास करा रहा, रिजल्ट तो मिलेगा ही। कर्मेवादी का रस्ते माँ फले से करा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि सारे कर्मों का फल हमें कहीं ना कहीं जाके भुगतना ही पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? कर्म का फल मैं भी मानती हूँ। शनि, यहाँ पे लोग हमसे बार बार कहते हैं कि कुछ लोग जो शनि इस पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में हेजिटेशन है। वो कहते हैं कि नहीं, सारा चीज़ कर्म है, कुंडली नहीं है जी। कुंडली भी यही कहती है, मैं बार बार कहती हूँ, कुंडली भी यही कहती है, कर्म कहती है। हम बताते हैं कि आपका कर्म कैसा होगा।
हम लोग कभी कर्म को अलग से नहीं रखा गया है, कर्म नहीं कर्म कुछ नहीं होता है, कर्म का प्रभाव कुछ नहीं कुंडली में तय कर दिया गया है। कुछ लोग इस तरीके से व्यावसायिकता में कह देते हैं, वो अलग बात है, मैं उन क्षेत्र में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि वो कार्य हमारा नहीं है, उनकी अपनी निजी जिंदगी है। तो हम भी कर्म ही बताते हैं कि आपका कर्म कैसा होगा, आप किस तरीके, आपकी कुंडली कर्म किस तरीके से निर्धारित कर रखी है और आप उस कर्म को करोगे तो आपको क्या फल मिलेंगे। और साथ में जो कुंडली बनी है वो भी हमारे संचित कर्मों के मुताबिक है। पंचम भाव हमारा संचित कर्म है, ठीक है, और 9th भाव हमारा प्रारब्ध है जिसे भाग्य कहते हैं। तो हम लोग ये बताने को, उस करने वाला तो ऊपर वाला है, हमारा ये केवल पर्पस ये रहता है कि आपके कर्म किस रूप में है, आपके संचित कर्म क्या है, आपके कर्म तो डिसाइड हो चुके हैं, हम लोग बस ये बताने की कोशिश करें कि आपके कर्म किस तरीके से आप करोगे तो आपके क्या फल मिलेंगे। आप कर्म प्रधान आप भी हो, कर्म प्रधान मैं भी हूँ, बस हमारा ये, मैं एग्जाम्पल दूँ थर्ड हाउस की मैं बात को, थर्ड हाउस में साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है। तो साहस पराक्रम में अगर वहाँ पे मंगल है तो बच्चा जो भी है वो अपनी बातों को रखने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होगा, अपने फिजिकल एक्टिविटी में वो ज़्यादा अच्छा होगा, फिजिकल एक्टिविटी में। और उसके बाद अगर वो गुरु का है तो साहस एक्टिविटी के लिए, वो साहसिक कार्य करने के लिए वह शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करेगा, वो विवेक का काम करेगा। वो देखेगा कैसे इससे मैं कैसे निजात पाऊँ, इन सब प्रॉब्लम से कैसे निजात पाऊँ। तो इस तरीके से हमारा कर्म ही तो है, हम भी तो कर्म ही कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समझने का फेर है। अदरवाइज कर्म हम भी कहते, कर्म आप भी कहते हो कि कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा। हमने बस ये कहा कि आपका कर्म ऐसा हो तो ऐसा आप करो, आपकी कुंडली ऐसी कह रही है, हमने नहीं कहा, वो तो सिद्धांत, हम बस सिद्धांतों पर रहते हैं कि सिद्धांत है, ये सिद्धांत के अनुसार ये आपको कर्म है तो आप करो, ऊपर वाला है। हाँ, बिल्कुल सच बात है आपकी। ज्योतिष में ज़्यादातर दुखों से निजात पाने के लिए या कुछ बुरा वक्त हो तो उस समय हम कैसे संभल सकते हैं, उसके लिए कोई छोटे छोटे उपाय भी बताए गए हैं। तो सच में वो उपाय कितने कारगर होते हैं? हाँ जी, हाँ, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ज्योतिष में सबसे पहले मैं फिर से बोलूँगी कि हम लोग भाग्य नहीं बदलते, दिशा दिखाते, भाग्य नहीं बदलते, आपके कर्मों को हम इन्हांस करते हैं। जी। कर्म आपके कर्म कैसे होने चाहिए, उसके लिए आपके पास जो दुख आते हैं, जो जिसके लिए लोग कभी लोग, हम लोग भी कुछ ज्योतिष को बदनाम करने के लिए, कुछ हम जैसे लोग भी हम जैसे लोग कहना थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन कुछ हम लोग भी, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर कुछ हैं ऐसे जो उनकी समस्याओं का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ। ये इस तरह से हमारी ज्योतिष भी बदनाम होती है। उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि लास्टली आपके सिद्धांत ही रह जाएंगे, वाली बात है। तो आपकी दशाएं कैसी हैं, दुख जो आए हैं वो दशाओं के अनुसार आया हुआ है जी। और उसमें आपके क्या कर्म हो सकते हैं। जैसे आपके गुरु संबंधित अगर प्रॉब्लम अगर है, और गुरु अगर अस्त होके बैठा हुआ, अच्छे जगह पर अस्त होके बैठा हुआ है, थोड़ी डिग्रियां उसकी कम है, तो आप उन्हें रत्न पहना दो। कई बार तो मुझे देखने को ये मिलता है कि मार्केश को भी लोग रत्न में पहना देते हैं, मार्केश का भी रत्न पहना देते हैं, क्योंकि वो धनेश है, सेकंड भाव धनेश है, सेकंड भाव मार्केश है, लोग रत्न पहना देते हैं उनका। तो ऐसा ना करें। और मार्केश जो है, आपको धन तो लेकर क्या करोगे जब आप बीमार पड़ोगे, है ना। मार्केश थोड़ा सा, मार्केश से लोग डरते हैं, वो मार्केश मतलब थोड़ा सा वो आपको तकलीफ देगा, है ना। मरना तो एक ही दिन है, वो वाली बात है, उसके लिए और वो जब चाहेगा तब, वो वाली बात है। तो इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी आपको। तो वैसे धन को लेकर क्या करोगे जब उसमें तकलीफ है तो मार्केश नहीं। जब आपके ग्रह अच्छे जगह पर हैं लेकिन डिग्रियां कम हैं, अस्त हैं, तो आप उनकी रत्न पर वो असर करते हैं। नहीं तो जो ग्रह अच्छे नहीं हैं, जो अच्छे जगह पे नहीं हैं, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके लिए आपको मंत्र दिए जाते हैं, उनके लिए दान धर्म बताए जाते हैं कि आप
ये कहीं ना कहीं सूर्य की रश्मियों से भी ये भी आधारित है कि आपकी किन रश्मियों से आपके विगोर में किस चीज़ की किस रंगों की कमी है। आपके कहीं ना कहीं ये रंग थेरेपी को भी सिंबलाइज करता है कि किस रंग की कमी है आप में और किस तत्व की कमी है, उसको पूर्ति करने के लिए इसे पहनाया जाता है। अगर गलत जगह पर है तो उसके दान धर्म आपको बताए जाते हैं ताकि निजात हो उस चीज़ से, मिनिमाइज किया है आपकी समस्या। जैसे प्राय एग्जाम्पल दिया था, मैं भी दूंगी कि बारिश के दिनों में आप जाते हो तो आपको पता है बारिश होने वाली, तो आप छतरी लेके जाते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भीगोगे नहीं, आप भीगोगे लेकिन आपको सर्दी नहीं होगी, आप बुखार नहीं आएगा आपको, आप बच जाओगे, लेकिन थोड़े से भीगोगे तो सही। आपकी बारिश से वो छाता कितना असर करेगा, थोड़े से आप भीगोगे सही। इसलिए उसी तरीके से आपकी समस्याओं का हम थोड़ी सी मिनिमाइज करते हैं, थोड़ी सी अभी आपकी समस्याओं में आपके कौन सा अच्छा रास्ता है ये बताने की कोशिश करते हैं। और आपकी समस्या कितने दिनों की है ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी समस्या क्यों आई है और कितने दिनों तक रहेगी। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कि जब आपको पता रहे कि हमारे पास इतने दिनों का समय है तो आपके दिन कट जाते हैं। जब आपके पास समय नहीं तो कभी कभी होता है कि हमारा नेक्स्ट डे दिन ख़त्म होने वाला है लेकिन हम लोग दूसरे दिन ही कोई गलत स्टेप उठा लेना, कभी डिप्रेशन में चले जाना उठा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे दिन कब तक ये दिन रहेंगे और सुख के दिन में कितने दिनों के सुख के दिन कितने हैं, कितने हमें उस सुख को कितना यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे दुख के दिन कट जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए रत्नों को कहा जाता है, रत्नों को दिया जाता है और ये नेचुरली असर करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है। हाँ जी, गूढ़ विद्या। हाँ, मतलब जितना भी हम इसे सीखना चाहे सीख सकते हैं, जितना भी उससे डेप्थ में जानना चाहे जान सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सच बात है आपकी। आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दूँ आप लोगों को, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो दर्शक ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं, वो एक बार मैं देखी हूँ कि ज्योतिष पर विश्वास न करने वाले शुरू से एक मानसिकता लेकर रहते हैं कि ज्योतिष पुरानी परंपरा है, जर्जर परंपरा है, दकियानुसी है। इस तरीके की बात ठीक है, आपकी ये सोच है, मैं उस सोच को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बार आप ज्योतिष के बारे में एक बार जानकारी लेकर देखिए कि वो कैसा है। उससे अगर आपको विश्वास हो तो ठीक है, आप ना ये करने के लिए एक बार ज़रूर आइए, ज़रूर जानिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है, धरोहर है, इसलिए कर्म हम भी बताते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि हम अगर जानेंगे, एक बार पूछेंगे तो हमारा विश्वास बैठेगा। शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। जी 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 વડોદરાજી, દર્શક મિત્રો, હમણાં જ તેઓએ જે પ્રમાણે કહ્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે શરૂઆત તો કરવી જ પડશે, આપણે વિશ્વાસ ચોક્કસથી બેસે। દર્શક મિત્રો, આજે તો તેમણે ઘણી બધી એવી જાણકારી આપણને આપી કે જે આપણે કદાચ અગાઉ ન જાણી હોય। આપણે વધુ જાણકારી મેળવવી હોય, આપણા કોઈ પણ વ્યક્તિગત એવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય જેને આપણે શેર કરવા માંગતા હોય, આ અંગે કંઈ પણ પૂછવા માંગતા હોય તો વંદનાજીનો આપે કોન્ટેક્ટ કરવો હોય, કોન્ટેક્ટ નંબર આપને બતાવી દઈએ છીએ। તેઓનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 7048200123। આમ તો અમારી ટીવી સ્ક્રીન પર આપ આ નંબર અત્યારે પણ જોઈ શકો છો, સાથે જ વેબસાઇટ પણ આપ વાંચી શકો છો। આ વેબસાઇટ ઉપર આપ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અથવા તો આ નંબર પર ફોન કરીને પણ આપની વ્યક્તિગત જે સમસ્યા હોય તેને સુલઝાવી શકો છો। વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કરવા માટે તેમની એપોઇન્ટમેન્ટ પણ લઈ શકો છો। દર્શક મિત્રો, ફરીથી મળીશું આવા જ કોઈ કાર્યક્રમમાં, પણ તે પહેલાં જતાં પહેલાં આચાર્ય વંદનાજીનો આપણે આભાર માની લઈશું। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें दी। धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ અત્યારે અમે આપની રજા લઈશું। ફરીથી નવા વિષય સાથે મળવાનું છે, એટલે અત્યારે તો રજા માંગવી જ પડશે। મળીએ છીએ નવા વિષય સાથે ફરીવાર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।